स्वीटी की नजर फिजा के रूखे चेहरे पर जाती है और वो उसे कहती है, भाभी गर्मियों में आपका चेहरा फट रहा है क्या? कितना रूखापन है आपके चेहरे पर। नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं रहता, बस 1-2 हफ्ते से ऐसी ड्राई स्किन हो रही है, वरना तो मेरी स्किन बहुत ऑयली रहा करती है। अच्छा, देखने में तो लग नहीं रहा। अरे बेटा, सारा दिन तो पता नहीं कौन सा पाउडर लगाए रखती है। आजकल की बहुओं का तो मेकअप मेरे समझ से परे है। समझ नहीं है, फिर भी पटर पटर बोलना जरूरी है इनका। सासू माँ, वो मुझसे बात कर रही है, आप शांत बैठिए ना। कॉलेज में लास्ट लेक्चर खत्म होने के बाद फिजा अपनी फ्रेंड आयुषी के साथ वॉशरूम में जाती है और जाते ही अपने बैग से एक नॉर्मल पाउडर निकालकर थोड़ा सा पाउडर अब चेहरे पर अच्छे से लगाकर कहती है, आयुषी देख तो जरा, अब मेरा चेहरा ऑयली तो नहीं लग रहा ना? हाँ, लग तो नहीं रहा, पर ये पाउडर तू चेहरे पर क्यों लगा रही है? यार वो मेरी ऑयली स्किन है ना, ऊपर से जरा सी गर्मी में भी इतने पसीने आते हैं, ले देकर एक ही क्रीम लगाती हूँ, वो भी पसीने में बह जाती है, इसलिए ये पाउडर फेस पर लगा लेती हूँ ताकि चेहरा ज्यादा ऑयली न लगे। ओह, कॉलेज में आ गई लड़की, लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। अरे इस नॉर्मल पाउडर की जगह फेस पाउडर लगाया करना, कम से कम पूरे दिन टिका तो रहेगा तेरे फेस पर। अब वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने सोचा जब तक इस पाउडर से काम चल रहा है चलने दो। अबे जा बॉडम लड़की, ऐसा है तो ये पाउडर क्यों, घमौरिया वाला पाउडर लगा ले मुंह पर, तो वो भी ठंडक देगा ना। अब बस करना, मजाक की बनाने में लगी रहती है तू तो। करम ही ऐसे हैं तेरे। अभी चेहरे की लीपा पोती हो गई है तो घर को निकले या अभी और कुछ लगाएगी? नहीं नहीं चल। दोनों घर जाने के लिए कॉलेज से निकल जाते हैं। फिजा ऑयली स्किन के कारण दिन में 2 बार अपने चेहरे पर कोई भी नॉर्मल पाउडर लगा लिया करती, लेकिन आयुषी के टोकने पर वो बाजार से एक फेस पाउडर खरीद कर ले आती है और अगले दिन जल्दी जल्दी के कारण खूब सारा फेस पाउडर अपने चेहरे पर पोत कर निकल जाती है, जिसके कारण उसका चेहरा पूरा सफेद अलग ही नजर आ रहा था। रास्ते में सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वो कॉलेज पहुंचकर आयुषी से कहती है, सुन ना यार। अरे दूर हट जा सफेद चुड़ैल, कौन है तू? सफेद चुड़ैल? आयुषी मैं हूँ यार, कहाँ से तुझे सफेद चुड़ैल दिख रही हूँ? चेहरे से। एक बात बता, तूने चेहरे पे फेस पाउडर लगाया या फेस पाउडर पर चेहरा? सही कहा है किसी ने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ओ कमीनी, तूने ही तो कहा था फेस पाउडर यूज किया कर, तो बस वही तो लगा कर आई हूँ। ओहो, मैंने फेस पाउडर लगाने को कहा था, फेस पाउडर में चेहरा डुबाने को नहीं। इधर आ। इतना कहकर वो अपना रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करती है और थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा रहने देती है, जिससे उसका सफेद दिख रहा चेहरा नॉर्मल दिखने लगता है। तभी आयुषी उसे फोन में चेहरा देखने को कहती है, देख अब लग रही है ना चुड़ैल से इंसान, कोई चीज ढंग से यूज कर लिया कर। वैसे इसे लगाने के बाद मुझे अपनी स्किन ज्यादा ऑयली नहीं लग रही है और मैं चेहरे पर फ्रेश फील भी कर रही हूँ। हाँ, अभी एक बार लगा लिया ना, पूरा दिन चलेगा। सही है, अब फेस पाउडर ही लगाया करूंगी मैं। चल क्लास में। दोनों क्लास लेने चली जाती है। अब फिजा रोज ही फेस पाउडर लगाकर जाया करती, जिसके कारण उसे फेस पाउडर लगाए बिना अपना चेहरा अच्छा ही नहीं लगता था। इसीलिए अब वो कहीं भी जाती तो फेस पाउडर लगाकर ही जाती। समय बीतता है और उसकी माँ एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर देती है। एक रोज वो अपने मंगेतर से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसे देखते ही उसका मंगेतर रियान उसे कहता है, तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम्हारा चेहरा ऐसा ही चमकता रहता है, क्या ये तुम्हारे चेहरे के नेचुरल ब्यूटी है या कोई मेकअप का कमाल? मेकअप और मैं? बिल्कुल नहीं, मुझे मेकअप का इतना शौक नहीं है। मेरा चेहरा तो यूं ही खिला रहता है, चाहो तो टच करके देख लो। हाँ हाँ देख लो, वैसे भी आज कंफर्ट वाला फेस पाउडर लगाया है मैंने, टच करने पर हाथ पर लगेगा भी नहीं। ओहो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। अच्छा, कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तो तुम ज्यादा नर्वस तो नहीं हो ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ शादी से। आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत जो होगी। फिजा बोलती रहती है और रियान उसकी तरफ प्यार से देखता रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दोनों की शादी तय मुहूर्त पर हो जाती है। ससुराल में सब ठीक चल रहा था कि एक रोज जब फिजा अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगा रही थी, तभी उसकी सास रजनी वहाँ आती है तो उससे कहती है, बहू चेहरा चमक गया हो तो जाकर बर्तन भी चमका ले, पानी पीने के लिए एक साफ ग्लास नहीं है किचन में। हाँ तो बोतल से पानी पी लो सासू माँ, खैर रहने दो, वैसे भी मैं जा ही रही हूँ 2 मिनट में किचन में। बहू तू पाउडर लगाकर बर्तन क्यों धोने जाती है? बिना पाउडर लगाए बर्तन धोने में मन नहीं लगता क्या? सासू माँ, ये पाउडर नहीं फेस पाउडर है, इसे लगाकर बर्तन धोने ना धोने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो लगाने ना लगाने से भी कोई नहीं पड़ता। मुझे क्या, मैं बाहर जा रही हूँ, किवाड़ लगा ले। इतना कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है। फिजा हमेशा ही अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगाए रखती,
यहाँ तक कि रात के सोते समय भी उसे अपने चेहरे पर फेस पाउडर लगाने की आदत थी, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उसकी स्किन जो ऑयली रहती थी अब वो धीरे धीरे रूखी होने लगी और उसके चेहरे पर जगह जगह रूखेपन के कारण खुश्की भी रहने लगी। एक दिन जब फिजा नहाने के बाद हॉल में बाल सुखा रही थी, तभी सामने रहने वाली उसकी पड़ोसन की बेटी स्वीटी उनके घर आती है तो रजनी उससे कहती है, अरे सरला की छोरी, यहाँ क्या कर रही है तू? आंटी आपको माँ चाबी दे के गई है क्या? घर की चाबी? नहीं तो बहू सरला आई थी क्या यहाँ? नहीं तो सासू माँ, यहाँ तो सरला आंटी नहीं आई। देखो ना आंटी, पता नहीं ताला लगाकर सुबह सुबह कहाँ चली गई सैर पर। मैं दूध लेने गई थी, वापस आई तो देखा तो घर में ताला लगा हुआ था। कोई नहीं, यहीं बैठ जा थोड़ी देर। तेरी माँ तो नुक्कड़ तक जाने के लिए भी ताला लगा जाती है, आती ही होगी। तभी स्वीटी की नजर फिजा के रूखे चेहरे पर जाती है और वो उसे कहती है, भाभी गर्मियों में आपका चेहरा फट रहा है क्या? कितना रूखापन है आपके चेहरे पर। नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं रहता, बस 1-2 हफ्ते से ऐसी ड्राई स्किन हो रही है, वरना तो मेरी स्किन बहुत ऑयली रहा करती है। अच्छा, देखने में तो लग नहीं रहा। अरे बेटा, सारा दिन तो पता नहीं कौन सा पाउडर लगाए रखती है। आजकल की बहुओं का तो मेकअप मेरे समझ से परे है। समझ नहीं है, फिर भी पटर पटर बोलना जरूरी है इनका। सासू माँ, वो मुझसे बात कर रही है, आप शांत बैठिए ना। भाभी आंटी सही तो कह रही हैं। आप अपने फेस पर फेस पाउडर यूज करते हैं क्या? हाँ करती हूँ, ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे गर्मी के कारण चेहरे पर बहुत पसीना आता है और फेस पाउडर लगाने से वो पसीना सोखता है। सही कहा, लेकिन फेस पाउडर ज्यादा यूज करने से ना फेस रूखा होने लगता है, जैसा आपको अभी हो रहा है। मेरी मानिए तो फेस पाउडर कभी कभी यूज करिए, कहीं जाने के टाइम पे यूज कीजिए, रोज रोज नहीं। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम कोई ब्यूटी एक्सपर्ट हो क्या? ब्यूटी एक्सपर्ट तो नहीं, पर मैं अपनी फ्रेंड के पार्लर में उसकी पार्टनर हूँ, तो मेकअप से रिलेटेड सारी बातें मुझे पता है। फिर तो ये मुझे गलत सलाह नहीं देगी। इसकी बात मानने से क्या पता मेरे चेहरे का ये रूखापन खत्म हो जाए। मन में खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास कहती है, खड़े खड़े सो रही है क्या? कुछ बोल तो सही। अच्छा तो स्वीटी, मुझे ये बताओ कि अब अपने चेहरे की ड्राई स्किन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो भाभी, एक तो रोज रोज फेस पाउडर लगाना छोड़ो, क्योंकि रोज लगाने से आपके फेस का नेचुरल ऑयल चला जाएगा, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक क्रीम दूंगी, कुछ टाइम के लिए आप वही यूज कीजिए, वो आपके फेस की नमी बनाए रखेगा। साथ में रात को कुछ लगाइएगा मत फेस पे। ठीक है स्वीटी, मैं तुम्हारी सलाह जरूर मानूंगी, क्योंकि मुझे अपना चेहरा खराब नहीं करना। स्वीटी फिजा को बहुत अच्छे से समझाती है और फिजा को भी स्वीटी की बातें बहुत अच्छे से समझ में आती है और वो उन्हें उपयोग में लाने की भी तय करती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर स्वीटी की माँ सरला आती है, जिसके बाद स्वीटी अपनी माँ के साथ अपने घर वापस चली जाती है। फिजा स्वीटी की बात को ध्यान में रखते हुए फेस पाउडर को रोज यूज करना छोड़ देती है और कभी कभी ही इस्तेमाल करने लगती है, जिसके बाद वो और भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स खरीदती है, जैसे टोनर इस्तेमाल करती है, मॉइस्चराइजर लगाती है और अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, जिससे उसके चेहरे की ड्राइनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसका चेहरा बिना फेस पाउडर के भी चमकता दमकता है। जिसके बाद फिजा जब उसे जरूरत होती या कहीं बाहर जाना होता, तभी फेस पाउडर का इस्तेमाल किया करती। एक दिन निवेदिता अपनी सहेली चेतना के साथ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई होती है। तभी चेतना निवेदिता से कहती है, यार बहुत थक गई हूँ, चलना कुछ पीने चलते हैं, बहुत प्यास लगी है। यहाँ तो कुछ नींबू पानी या सादा पानी नहीं दिख रहा, तो घर चल वही कुछ पी लेना। नहीं, मेरी हालत नहीं है घर जाने की, अभी यहीं चल, पास में दुकान है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिलती है, वही पियेंगे। कोल्ड ड्रिंक से प्यास कहाँ बुझती है? तू भी कैसी बातें कर रही है, थोड़ी देर रुक जाना। नहीं मतलब नहीं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, तो मैं तो जा रही हूँ पीने, तुझे आना है तो आजा। चलो भाई, तू पी रही है तो मैं भी कुछ पी लूंगी। निवेदिता और चेतना दोनों कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। और तभी वहाँ चेतना की नजर एपी फिज पर पड़ती है और वो दुकान वाले से एक एपी फिज लेकर पीने लगती है। उसे एपी फिज पीता देख निवेदिता बोलती है, यार हम कोल्ड ड्रिंक पीने आए थे, तू ये क्या पीने लग गई? ये भी एक तरह की कोल्ड ड्रिंक ही होती है, ये ले ट्राई कर, तुझे भी अच्छी लगेगी। निवेदिता भी एपी फिज ट्राई करती है और उसे भी बहुत अच्छी लगती है और वो दुकान वाले भैया से बोलती है, भैया एक एपी फिज मुझे भी देना। क्या हुआ, अच्छा है ना? तुझे भी अच्छा लगा? मैं बोल रही थी ना टेस्टी है। सॉरी मैडम, ब्लैक वाली एपी फिज खत्म हो गई है, मैं आपको रेड वाली दे दूं? ब्लैक और रेड वाली में फर्क है क्या? कुछ खास फर्क नहीं है, बस ब्लैक वाली सॉफ्ट ड्रिंक ही होती है
रेड वाली फ्रूट बियर होती है। क्या बियर होती है? नहीं बाबा नहीं, रहने दे, तू मेरे में से ही पी ले। अरे मैडम, फ्रूट बियर में बस महक ही बाहर की आती है और थोड़ा टेस्ट बियर जैसा लगता है और कुछ नहीं, वरना तो दोनों सेम ही होती है। ठीक है भैया, दे दो। निवेदिता एप्पी फिज रेड वाली ले लेती है और पी लेती है। रेड वाली एप्पी फिज पीने के बाद निवेदिता को ऐसा लगने लगता है जैसे उसने सच में बियर ही पी ली हो और वो चेतना से बोलती है, ओए, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। भगवान ने भी क्या चीज बनाई है, मजा ही आ गया। भैया इसे तो नशे होने लग गए। आप तो बोल रहे थे कि इसमें कुछ नहीं होता, तो फिर ये क्या है? अरे मैडम सच में, मैडम ने शायद पहले कुछ खा लिया होगा जिससे नशा हो गया इन्हें। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, लेकिन हाँ, मैंने रेड वाली एप्पी फिज जरूर पी थी। वो बहुत अच्छी लगी मुझे। एक और दे दो। पता नहीं ये क्या है, इसे तो सस्ते नशे भी हो जाते हैं। चल अब मेरे साथ, मैं तुझे घर ही छोड़ दूं, वही बहुत है मेरे लिए। पता नहीं किसी को एप्पी फिज पीने से भी नशे होते हैं क्या? चेतना निवेदिता को घर लेकर चली जाती है और निवेदिता भी, जो अपने मन में खुद को नशे में समझ रही थी, वो लड़खड़ाती हुई जाती है। उसे देखकर उसकी माँ आशा चिल्लाते हुए बोलती है, अरे कहाँ से ये पीकर आ गई? भगवान जाने अब इस बुढ़ापे में यही दिन देखने बचे थे, ये भी दिखा दिए इसने। आंटी जी, हमने तो कोल्ड ड्रिंक ही पी थी, लेकिन फिर भी निवेदिता को पता नहीं कैसे नशे हो गए। हाँ माँ, लेकिन बहुत अच्छी। आप भी पियोगी? 1 मिनट आप यहीं रुको, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे थम जा, यहीं बैठ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं तेरे लिए नींबू पानी लाती हूँ। निवेदिता नींबू पानी पीकर सो जाती है और अगले दिन फिर से रेड वाली एप्पी फिज पी लेती है। ऐसे ही लाख मना करने के बाद भी निवेदिता एप्पी फिज पीती ही रहती है और उसको एप्पी फिज इतनी पसंद आने लगती है कि अब वो रोज एप्पी फिज ही पीने लगती है। कुछ दिनों बाद पता चाहिए, समझ गई? और हाँ, अपनी एप्पी फिज को तूने 2 दिन तक हाथ भी नहीं लगाना है, तेरे हाथ तोड़ दूंगी वरना मैं। ठीक है माँ, 2 दिन तक नहीं लाऊंगी, लेकिन अभी तो पी सकती हूँ ना? भगवान जाने कौन से पाप किए थे जो ऐसी लड़की मिल गई। यहाँ लोगों को दारू पीने से नशे होते हैं और ये है कि सस्ते नशे करती है और उसी से झाई में हो जाती है। नहीं माँ, वो तो फ्रूट बियर है। सेहत के लिए फ्रूट तो अच्छे होते हैं, तो मैं बस बियर के साथ ले रही हूँ। मैं तो बोलती हूँ आप भी पिया करो, सेहत बनी रहेगी और थोड़ा सा नशा भी होगा। आशा निवेदिता की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और लड़के वाले उससे मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों बाद निवेदिता की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद निवेदिता घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है और शादी के कुछ दिनों तक तो निवेदिता एप्पी फिज नहीं पीती, लेकिन निवेदिता को फिज इतनी पसंद थी कि ज्यादा दिन तक वो दूर नहीं रह पाई। कुछ दिनों बाद निवेदिता अपने कमरे में बैठकर फिज पी रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास भारती आती है और उसे बियर की बहुत गंदी महक आती है, तो वो निवेदिता से बोलती है, बहू, घर में इतनी गंदी बियर की महक क्यों आ रही है? सुनील पीकर आया क्या घर में? नहीं माँ जी, मैं तो बस पी रही हूँ। ये फिज फ्रूट बियर बहुत अच्छी है, पी के देखिए। मतलब ये तो जैसे गन्ने और मौसमी का जूस होता है वैसे ही है ना? हाँ माँ जी। लेकिन इसमें तो गंदी सी बदबू आ रही है, जैसे दारू की होती है। माँ जी, इसमें फ्रूट के अलावा भी बहुत कुछ डलता है, इसीलिए आप ट्राई तो करो। भारती जैसे ही एप्पी फिज पीती है तो मुंह बनाते हुए बोलती है, ये क्या सड़ा सा पिला दिया? कैसे पी लेती है तू? कितना बकवास लग रहा है। आपने पहली बार पिया है ना, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नहीं, मुझे कोई आदत नहीं लगवानी है इसकी, तू ही पी। निवेदिता सारी फिज पी लेती है और फिज पीने के बाद वैसे ही नशे में भारती से बोलती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, एक बार ट्राई तो करो अपनी बहू के लिए। अरे अभी तो बोल रही थी ये फल से बनती है, पर अब इसको फलों से भी नशा हो गया। ये क्या है? मुझे तो फिज देखते ही नशा हो जाता है। ओह, ये कितनी अच्छी होती है। भारती निवेदिता को ऐसे देखकर अपने बेटे सुनील को बुलाती है और उससे सब बताती है। सारी बातें सुनकर सुनील बोलता है, अरे माँ, कुछ नहीं है, ये बस फिज पीकर ही समझ रही है कि इसने सच में बियर पी लिया है। रहने दो, कुछ नहीं होगा, ड्रामे चलते रहने दो। लेकिन फिर ये ऐसे क्यों कर रही है जैसे सच में पी ली हो? माँ, इसने कभी पी नहीं होगी और फिज को इसने सच में बियर ही समझ लिया है, इसीलिए बस खुद ही नशे में हो रही है। ठीक तो हो जाएगी ना ये? और ये ऐसी हरकत करेगी, ये भी ठीक नहीं है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं माँ, रहने दो, अगर हम कुछ करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, खुद ही कुछ दिनों में अकल आ जाएगी इसे।
सुनील भारती को समझा देता है, लेकिन निवेदिता अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वो रोज फिज पीती है और नशे वाली हरकतें करती रहती है। कई दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद निवेदिता फिज पीकर नशे में झूम रही थी। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसे पैर में बहुत दर्द होता है और वो भारती को बुलाती है और बोलती है, माँ जी गई, मेरे पैर में चोट लग गई, जल्दी से कुछ करो ना। क्या हुआ बहू, तू तो नशे में थी ना, अब नशा उतर गया क्या तेरा? मुझे लग गई, आप नशे की बात कर रही हो, कुछ करो ना, बड़ा दर्द हो रहा है। मैं क्यों करूँ कुछ, तू भी तो नहीं सुनती मेरी बातों को। मैं क्यों करूँ, अपने फिज पी ले, ठीक हो जाएगा तेरा दर्द। माँ जी आप बोलो तो सही, मैं वही करूँगी जो आप बोलोगी। तू आज के बाद फिज कभी नहीं पिएगी। हाँ माँ जी मैं आपकी बात मानती हूँ, आज के बाद कभी फिज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। भारती निवेदिता को कमरे में लेकर जाती है और गर्म पट्टी लगा देती है। निवेदिता भारती की बात को मान लेती है और उसके बाद कभी फिज नहीं पीती और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। सोनम को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सोनम बहुत शरारती थी। वो जब भी बारिश में नहाती तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती। ऐसे ही एक दिन तेज बारिश होने पर वो अपनी माँ से जाकर पूछती है, माँ तेज बारिश हो रही है, नहा के आऊँ क्या बारिश में? कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मैं तो कहती हूँ आप भी चलो मेरे साथ। नहीं, सोचना भी मत। याद है ना पिछली बार जब तू बारिश में नहाई थी तो तुझे 102 बुखार हो गया था। चुपचाप जाकर टीवी देख, आई समझ? मैं तेरे और तेरे भाई राहुल के लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ, आई बड़ी बारिश में नहाएगी। संध्या की बात सुनकर सोनम जाकर बाहर हॉल में अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है और अपने मन को मार लेती है। जिसके कुछ देर बाद उसकी माँ सबके लिए चाय पकोड़े लेकर आती है, जिनको देखकर सोनम चिढ़ते हुए कहती है, माँ बारिश में नहाने नहीं दिया, मेरा मन मारा, समझ आता है। अब पकोड़ों के साथ कॉफी तो दे देती। अरे उल्टी पैदा हुई थी क्या? जहाँ सारी दुनिया बारिश में चाय पकोड़े खाती है, तू कॉफी पकोड़े मांग रही है। माँ आप तो जानती है ना कि मुझे चाय नहीं पसंद, मैं तो कॉफी ही पीऊंगी। अभी बना कर लाती हूँ। पर बनाएगी कैसे? बाहर बारिश आ रही है, चीनी खत्म हो गई है, अब जो है वही पी ले। कोई बात नहीं माँ, मैं बिना चीनी की कॉफी पी लूंगी, लेकिन कॉफी ही पीऊंगी। माँ जाने दो ना इसको जो पीना है पीने दो। इसके चक्कर में हमारे चाय और पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। सोनम अपने भाई की बात सुनकर रसोई में जाकर अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाती है और बाहर बैठकर उसकी चुस्की लेते हुए कहती है, वाह वाह, क्या आनंद है बारिश में कॉफी पीने का, मजा ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि आत्मा तृप्त हो गई मेरी। समय बीतता है, लेकिन सोनम की ये आदत नहीं बीत पाती। सोनम का मन बारिश में हमेशा कॉफी पीने का किया करता और वो एक बड़ा कॉफी का डब्बा राशन में मंगवाया करती। ना उसके अलावा खुद किसी को कॉफी पीने देती और ना खुद पीती जब तक बारिश ना आ जाए, जैसे उस डब्बे पर उसका मालिकाना हक हो। दिन बीतते हैं और एक दिन तेज आंधी के साथ बारिश का मौसम हो जाता है और संध्या प्यार से सोनम को कहती है, मौसम बहुत अच्छा है सोनम, जब शाम की चाय बना ला। माँ आपकी बेटी सोनम चाय नहीं कॉफी लवर है, कॉफी पीनी हो तो बात करो, बना के लाऊं? अच्छा बाबा ठीक है, तू कॉफी बना ला, बस जल्दी जा, मुझे भूख सी लगी है। संध्या की बात सुनकर सोनम रसोई में कॉफी बनाने चली जाती है, जिसके बाद वो बिना कॉफी लिए बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है और उसे खाली हाथ देखकर संध्या कहती है, अरे तू कॉफी लेने गई थी, यहाँ आकर खाली हाथ बैठ गई, क्या हुआ? माँ मुझे बारिश में कॉफी पीने की आदत है और अभी बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश हुई नहीं है तो थोड़ा इंतजार कर लो। मैंने कॉफी बना कर रख दी है, बारिश आते ही मैं कॉफी मग में डाल कर ले आऊंगी। और अगर बारिश 2 घंटे तक ना हुई तो मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊंगी, लेकिन बिना बारिश के कॉफी नहीं पीऊंगी, ना किसी को पीने दूंगी। जिसके बाद सोनम सच में बारिश आने तक ना ही खुद कॉफी पीती है और ना ही किसी को पीने देती है। समय गुजरता है और बारिश का मौसम चला जाता है। सोनम ना खुद कॉफी पीती, ना किसी को पीने देती, बस कॉफी पीने के लिए बारिश का इंतजार करती। एक दिन ऑफिस से आते हुए उसे अपने एक ऑफिस का एम्प्लॉय प्रफुल्ल मिलता है, जो उसे रोकते हुए कहता है, आओ सोनम, घर जा रही हो ना? चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अरे आओ ना, वैसे भी ऑफिस में समय नहीं मिलता,
यहाँ तुमसे थोड़ी बातें हो जाएंगी। इतना कहकर प्रफुल्ल अपनी गाड़ी का दरवाजा सोनम के लिए खोल देता है और सोनम उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। दरअसल प्रफुल्ल सोनम को दिल ही दिल में पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। वहीं सोनम को भी प्रफुल्ल कुछ हद तक पसंद था और आज मौका पाकर प्रफुल्ल रास्ते में सोनम को कहता है, सोनम अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। बस ये मत कहना कि मैं मोटी हो गई हूँ, क्योंकि कोई भी लड़की इस बात से बुरा ही मान जाती है। चलो बताओ क्या बात है। सोनम मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी डेट पर जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास समय है और तुम भी मुझे पसंद करती हो तो घर जाने से पहले कहीं कॉफी शॉप पर बैठकर बातें करें। प्रफुल्ल, दरअसल मैं कॉफी तभी पीती हूँ जब बारिश आती है, इसलिए मैं नहीं चल सकती। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो साफ मना कर सकती थी, इतना गंदा बहाना क्यों लगाया। चलो खैर छोड़ो, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। सोनम प्रफुल्ल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रफुल्ल बात का अलग ही मतलब निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसे घर छोड़कर अपने घर निकल जाता है। वक्त बीतता है और प्रफुल्ल सोनम के समझाने पर समझ जाता है कि सोनम कॉफी तभी पीती है जब सच में बारिश आए। ये उसकी जिद और आदत है। जिसके बाद दोनों कॉल्स पर घंटों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के घर भी इस रिश्ते के बारे में बता देते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ दिन बीतने पर सोनम की छुट्टी वाले दिन अचानक तेज बारिश का मौसम हो जाता है और सोनम प्रफुल्ल से कॉल पर कहती है, प्रफुल्ल देखो ना, कितना प्यारा बारिश का मौसम है, क्यों ना आज बारिश में कॉफी वाली डेट मीटिंग भी कर लें। क्यों नहीं मेरी जान, मैं तो कब से तैयार हूँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने आता हूँ। बारिश आएगी तो तुम्हारा आना मुश्किल होगा। नहीं, मैं आ जाऊंगी, तुम मुझे डायरेक्ट कैफे में मिलना। इतना कहकर सोनम कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर प्रफुल्ल से मिलने निकलने लगती है कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वो मन ही मन कहती है, अरे ये क्या, थोड़ा रुक के आ जाती, जब मैं और प्रफुल्ल साथ बैठे होते। अब इतनी बारिश में कैसे जाऊं? जिसके बाद सोनम एक छाता लेकर बाहर निकलने लगती है कि तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे बाहर इतनी बारिश आ रही है, कहाँ जा रही है, फिसल जाएगी, घर में ही बैठ जा। माँ, प्रफुल्ल से मिलने जा रही हूँ, टाइम से आ जाऊंगी, जाने दो। इतना कहकर सोनम बारिश में छाता लेकर निकल जाती है, लेकिन तेज बारिश और कीचड़ की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में जा गिरती है और उसके पैर पर हल्की सी मोच आ जाती है। वो किसी तरह लंगड़ाते हुए घर आकर कपड़े बदलकर बिस्तर पकड़ लेती है और प्रफुल्ल को कॉल पर सब बता देती है। जिसके कुछ देर बाद उसके घर की घंटी बजती है और संध्या दरवाजा खोलती है तो सामने प्रफुल्ल खड़ा होता है और वो संध्या को देखकर कहता है, आंटी, वो आज मैं और सोनम कॉफी डेट पर मिलने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से मिल नहीं पाए, तो मैं यहाँ उससे मिलने आ गया। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुमसे मिलना भी हो गया। जाओ मिलाओ, उसके कमरे में है वो, बारिश में कॉफी पीने के चक्कर में पैर में मोच लगवा कर बैठी है। ठीक है आंटी, मैं मिलाता हूँ। ठीक है बेटा, इतने में मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी, अगर आप बुरा न माने तो चाय की जगह कॉफी मिलेगी। संध्या ये सुनकर मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है और प्रफुल्ल सोनम के कमरे में जाकर प्यार से कहता है, देखो बाहर कितनी तेज बारिश है, मैंने बोला था ना मैं तुमको लेने आ जाऊं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम फिक्र मत करो, मैंने आंटी को बोलकर कॉफी बनवा दी है। अब इस बारिश के मौसम में तुम और मैं दोनों बैठकर साथ कॉफी पियेंगे और मेरा वादा है तुमसे, शादी के बाद जब जब बारिश होगी हम दोनों साथ बैठकर कॉफी पिया करेंगे। ओके ना? सच में प्रफुल्ल, तुम कितने अच्छे हो, मैं खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। जिसके बाद सोनम प्यार से प्रफुल्ल को गले लगा लेती है और कुछ देर बाद जब संध्या कॉफी लेकर आती है तो तीनों साथ बैठकर बारिश में कॉफी पीते हैं। जिसके बाद थोड़ा समय बीतने पर प्रफुल्ल अपने घर के लिए निकल जाता है और जब दोनों की शादी हो जाती है तो प्रफुल्ल और सोनम जब जब बारिश होती तो साथ बैठकर ही कॉफी पिया करते और इस तरह हमारी बारिश में कॉफी पीने वाली सोनम हमेशा चाय की जगह बारिश में कॉफी ही पीती। सुमित्रा अपने बेटे विहान की शादी बड़े धूमधाम से हिमांशी नाम की लड़की से करती है। नाचती गाती बारात दुल्हन को लेकर वापस लौटती है। घर आते ही सुमित्रा अपनी बहू को गृह प्रवेश के लिए दाएं पैर से कलश गिराने को कहती है। तभी उसकी नजर हिमांशी के पैर पर जाती है तो वो देखती है कि
कि दुल्हन के जोड़े में सजी धजी हिमांशी ने पैरों में चप्पल पहनी है। बहू तो अपने ससुराल में इन चप्पलों में आई है। हाँ, ये चप्पल। ओह नो, शादी की जल्दी के चक्कर में लगता है मैं जूतियों की जगह ये चप्पल पहन आई। यार तुम लड़कियां तो अपने फैशन को लेकर कितना कुछ करती हो, फिर शादी वाले दिन चप्पल में ससुराल कैसे चली आई? वो लगता है मेरी शादी वाली जूतियाँ मंडप के बाहर ही रह गई होंगी। अब विदाई के समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो जो मिला पहन आई। बताओ, मिला भी तो क्या ये पुरानी चप्पल? रास्ते में किसी की नजर पड़ जाती तो? नजर पड़ी तो नहीं ना सासू माँ, आप तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे चप्पल नहीं, मैं नंगे पैर ही ससुराल चली आई। अभी कलश को गिराऊं कि नहीं? हाँ, लेकिन ये चप्पल उतार कर। तभी दोनों गृह प्रवेश की रस्म को पूरी करके अंदर आते हैं। समय बीतता है। एक रोज जब विहान नाश्ता लेने किचन में आता है तो देखता है कि हिमांशी किचन में भी चप्पल पहनकर ही काम कर रही है। हिमांशी, तुम किचन में भी चप्पल पहनकर आ गई? हाँ तो क्या हुआ, ये रसोई है, मंदिर नहीं जहाँ चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। अरे तो घर में कौन चप्पल पहनकर घूमता है? तुम्हारी पत्नी, वो विहान। मुझे ऐसे खाली पैर अच्छा नहीं लगता, मुझे इन चप्पलों की आदत सी है। आदत का तो पता नहीं बहू, लेकिन इस चप्पल से तुझे लगाव बड़ा है, तभी तो ससुराल में भी चप्पल में ही आ गई। अभी आप फिर वही बात लेकर बैठ गई सासू माँ। नाश्ता बन गया है, आप दोनों बाहर जाकर बैठिए। तभी दोनों रसोई से बाहर चले जाते हैं और हिमांशी अपने कामों में लग जाती है। हिमांशी को चप्पल पहनने की ऐसी आदत थी कि वो कितने ही बढ़िया कपड़े पहन ले, लेकिन वो पैरों में जूती या सैंडल की जगह रोजमर्रा में पहने जाने वाली चप्पल ही पहना करती। एक रोज वो अपनी सास के साथ पड़ोस की एक पार्टी में जाने के लिए बढ़िया जरी वाली साड़ी पहनकर अच्छे से मेकअप करके तैयार होती है, लेकिन अपनी आदत अनुसार चप्पल पहने पार्टी में पहुंच जाती है। सारे पड़ोसी हिमांशी के पैरों की तरफ घूर रहे होते हैं। तभी उसकी पड़ोसन सरिता आकर कहती है, वाह सुमित्रा की बहू, साड़ी तो बड़ी टिप टॉप पहनी है, कहाँ से ली? ली नहीं है, मैंने बहू को मुंह दिखाई में दी थी सरिता, चांदनी चौक से लेकर आई थी खास बहू के लिए। हाँ सुमित्रा, तो उसी बाजार से अपनी बहू के लिए एक सैंडल भी खरीद लेती। ऐसी बढ़िया सी साड़ी के साथ चप्पल पहनना अच्छा लगता है क्या? और नहीं थी तो मुझसे मांग लेती, मैं अपनी बहू की 7-8 जोड़ी हील में से एक तेरी बहू को दे देती। वो क्या है ना आंटी, हमें दूसरों से चीजें मांगने की आदत नहीं है आपकी तरह। हाँ, तभी तो पार्टी में चप्पल पहनकर अपनी सास की जग हसाई कराने चली आई। आप कुछ ज्यादा। चुप हो जा बहू और चल यहाँ से। तभी सुमित्रा गुस्से में वहाँ से घर लौट आती है और हिमांशी भी उसके पीछे आती है। कुछ देर में घर पहुंचकर सुमित्रा चुपचाप अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी हॉल में बैठा विहान उसे टोकते हुए कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गयी? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी इस चप्पल वाली बीवी से पूछ, जो हर जगह ना माहौल देखती है ना कुछ, बस चप्पल धारण किए निकल पड़ती है। हाँ तो चप्पल पहनकर पार्टी में गई तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह नहीं किया बहू, लेकिन कभी तो इस चप्पल को छोड़कर कोई सैंडल या कभी कुछ और जूती वूती पहन लिया कर। सासू माँ, मुझसे नहीं पहनी जाती ये सैंडल, कितना टक टक बजती है, एड़ियाँ दर्द हो जाती हैं इसमें, और जूती में मेरे पंजे दबते हैं, इसलिए मुझे ये चप्पलें ही आरामदायक लगती हैं। और फिर मुझे शो ऑफ करने का इतना शौक नहीं है। अरे तो हमेशा कौन पहनने को कह रहा है, कभी कभी पहनने में क्या बुराई है? छोड़ो ना माँ, अब वो चप्पल में कंफर्ट फील करती है तो ठीक है, अब एक चप्पल पहनने को लेकर क्या बहस करना। हाँ कर ले अपनी चप्पल वाली की तरफदारी, इसके कारण शर्मिंदा तो मैं होकर आई हूँ ना। इतना कहकर सुमित्रा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। सुमित्रा अपनी चप्पल पहनने वाली बहू की हर जगह चप्पल पहनने की आदत को खत्म करने के लिए उसकी एक चप्पल ही कचरे में फेंक देती है। शाम के समय सुमित्रा हिमांशी को दूसरी बड़ी सी चप्पल पहने बाजार जाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, ये अपने पैरों से बड़ी चप्पल पहनकर कहाँ चल पड़ी? सासू माँ, मार्केट जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी चप्पलें घर में कहीं मिल ही नहीं रही तो मैंने इनकी पहन ली। अरे इतनी बड़ी चप्पल पहनकर जाएगी तो कहीं चलते चलते गिर ना पड़ियो। सासू माँ, ये चप्पलें हैं, हील्स नहीं, जिसमें लड़खड़ा कर गिरने का खतरा होता हो, मैं संभाल लूंगी। हाँ क्यों नहीं, चप्पल पहनने का इतना अनुभव जो है तुझे, निकल अब। बताओ, इसकी चप्पल कचरे में क्या फेंक दी? इसने तो अपने पति की ही चप्पल पहन ली।
अभी क्या घर वालों की चप्पलें भी कचरे में डालूं? सुमित्रा खुद से बोलती रह जाती है और हिमांशी मार्केट के लिए निकल जाती है। अगले दिन हिमांशी विहान के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है और अपनी सास से पूछकर बढ़िया से शॉर्ट ड्रेस में तैयार होती है। तभी उसकी पड़ोसन सरिता वहाँ मिठाई ले आती है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, मुंह मीठा कर। क्या बात है आंटी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे वो मेरे विक्की ने फुटवेयर की दुकान खोली है ना, तो उसी की खुशी में। सुमित्रा, अपनी बहू को वहीं भेज दिया करियो चप्पल लेने। चप्पल में कई फैंसी आइटम रखे हैं उसने अपनी दुकान में। चलिए अच्छा है, इस बार आप कुछ मांगने तो नहीं आई। वैसे बहू, तू कहाँ हीरोइन बनकर जा रही है? मैं हीरोइन लग रही हूँ सच में आंटी? हाँ बिल्कुल, लेकिन खाली कपड़ों से, पैरों की चप्पल से तो छोड़, क्या ही बोलूं, चलती हूँ। सरिता वहाँ से चली जाती है। तभी विहान भी हिमांशी को चप्पल बदलने के लिए कहता है। हिमांशी यार, हम घूमने जा रहे हैं, गली में टहलने नहीं। तुम चप्पल की जगह जूते पहन लो ना, इस ड्रेस पर तो अच्छे भी लगेंगे वो। जूते, वो भी इतनी गर्मी में? पागल हो गए हो क्या? मेरे पैर तो पसीने से ही भीग जाएंगे। तुम्हें मुझे ले जाना है तो इन्हीं चप्पलों में ले जाना होगा। तो ठीक है, फिर बैठो घर में चप्पल पहने। अरे अरे, ये तो सीरियस ही हो गए। विहान सुनो ना। विहान हिमांशी की बात सुने बिना ही कमरे में चला जाता है। समय बीतता है और हिमांशी का बर्थडे आता है। माँ बेटी मिलकर हिमांशी के बर्थडे की तैयारियां करते हैं और पूरा घर सजाते हैं। केक लाते हैं, बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। कुछ ही देर में हिमांशी केक कट करती है तो विहान उसे गिफ्ट देता है, जिससे हिमांशी बहुत एक्साइटमेंट में खोलती है। लेकिन गिफ्ट देखकर वो सड़ा सा मुंह बनाकर कहती है, चप्पल? बर्थडे गिफ्ट में चप्पल? हाँ, तुम्हें चप्पल पहनना ही तो अच्छा लगता है, और बहुत सोचने के बाद मैंने ये चप्पल गिफ्ट करने का सोचा। तू भी चप्पल लाया है? बता, मैं भी बहू के लिए नई चप्पल लाई हूँ। सासू माँ, जन्मदिन पर चप्पल कौन गिफ्ट करता है? अब तू ही सारा दिन चप्पल चप्पल करती है, सैंडल नहीं, जूती नहीं, यहाँ तक कि कोई जूते भी नहीं पसंद तुझे, तो बस मैंने भी चप्पल ही ले ली। ये थोड़ी सी फैंसी है, बाहर भी पहन कर जा सकती है तू। अब बस भी करो आप लोग। कुछ दिन पहले जब आप चप्पल की वजह से मुझे घुमाने नहीं ले गए थे, मैं तभी समझ गई थी कि अब से हर जगह चप्पल नहीं पहनूंगी। इसलिए मैंने अपने लिए ऑनलाइन कुछ सैंडल्स भी मंगवा ली हैं। अब तो ये चप्पलें देखकर मुझे चिढ़ाइए मत। देखिए, मैंने आज सैंडल ही पहनी है। तभी दोनों उसके पैरों की तरफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने सच में चप्पल की जगह सैंडल पहनी थी। क्या बात है, चप्पल वाली बहू को जल्दी अकल आ गई, वरना मुझे तो लगा था ये चप्पल पहनने वाली चप्पल खाकर ही मानेगी। बस माँ, अब वो सैंडल वाली हो गई है। आप लोग भी ना। तभी तीनों हंसने लगते हैं और फिर एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। पुनीत एक गांव में रहने वाला अमीर जमींदार था, लेकिन पुनीत को अपने दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था। पुनीत एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो फिर भी गांव में अपने दोस्तों की तरह ही खेती बाड़ी करता था और उनकी तरह ही देसी अंदाज में रहता। एक दिन पुनीत की माँ मंजीरी पुनीत से कहती है, अरे कब तक तू इसी तरह अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता रहेगा? शहर जा, पैसे कमा। तू तो पढ़ा लिखा गवार बना घूम रहा है, अपने बीवी के आने के बाद भी यही करेगा क्या? अरे मैया मोरी, आप बिल्कुल ही बातवा को समझत ही नहीं हो, एक ही बातवा को लेके बैठी हो। पहले तो तुम मुझसे ढंग से बात कर। तू अभी अपने दोस्तों के साथ नहीं है जो बिल्कुल भोजपुरी में बात कर रहा है। ईमे का दिक्कत बा, वैसे भी भोजपुरी में करी या हिंदी में, बात तो एक ही बा। अपने पिताजी का काम में हाथ बटा तू, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने दोस्तों के साथ खेती बाड़ी करनी है। उमे भी तो पैसा ही आवत है ना। तुझे मैं क्या समझा रही हूँ और तू क्या समझ रहा है? एक काम कर, तू वहीं जा अपने दोस्तों के साथ और कर खेती बाड़ी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात बोली हो बाप। अच्छा, अब हम जावत हैं। हाँ जा तू, तेरी बीवी आएगी तब देखती हूँ मैं भी। आने तो दीजिए पहले हमरी उनको। इतना बोलकर पुनीत वहाँ से चला जाता है और खेत में अपने दोस्त पप्पू के साथ खेती करने लगता है। और वहीं थोड़ी देर में एक निहारिका नाम की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है। पुनीत उसे देखते ही उसे पसंद करने लगता है। पुनीत हिम्मत करके निहारिका के पास जाकर बोलता है, आप कोई नई है का इस जगह पर? पहले तो कभू ना देख ली तो के। सॉरी, आप थोड़ा हिंदी में बोलोगे? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। अरे मैडम, पुनीत भैया ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमें आवत है हिंदी,
पप्पू तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बता सकते हैं। हम तो बस आपका ही रास्ता साफ कर रहे थे। आप दोनों खुद ही सारी बातें कर लेंगे क्या? मैडम जी आप बताइए आप यहाँ कैसे आई हो? वैसे आप ही बात करो ना, जैसे अभी बात कर रहे थे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। कोई बात नहीं, आप समझा देना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो बतावा आप यहाँ कोनो काम खातिर आई हो का? पुनीत और निहारिका इसी तरह बातें करने लगे और पुनीत निहारिका को जब समझ में नहीं आता तो वो उसे समझा देता। दोनों की बातें और मुलाकातें बढ़ने लगती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पुनीत ने कुछ दिनों बाद निहारिका को शादी के लिए प्रपोज किया और निहारिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब ठीक चलता है। कुछ दिनों बाद पुनीत निहारिका से कहता है, अरे ओ सुनती हो, तनिक बाहर तो आवा। ये क्या, हमारी शादी हो गई, अब तो हिंदी में बात किया करो। ये भाषा तो तुमको भी अच्छी लागत है ना, तो अब का परेशानी आ गई? शादी से पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी तुम्हारी तरह देसी बन जाऊंगी, तो मुझसे तुम हिंदी में बात किया करो। अरे मेहरारू जी गुस्सा थूक दीजिए ना। अब हम आपसे हिंदी में बात करें या देसी में, लेकिन समझ तो फिर भी जाओगी ही। हाँ ये ठीक है, अपनी बात में घुमाओ मत मुझे। तुमको नहीं तो कोनो औरों को घुमाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम यहीं गांव में पड़े रहोगे? यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे तुम भी ना, यहाँ से काहे निकलना है? यहाँ सब तो है, हम हैं यहाँ, तुम हो यहाँ, और क्या चाहिए? अरे मेरे देसी सैया, आगे के भविष्य के लिए। पहले हम आपको तो निहार ले हमारी निहारिका जी, भविष्य बाद में देख लेंगे। पुनीत अपनी बातों से निहारिका को मना लेता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन बहुत दिनों तक जब ऐसा ही चलता रहा तो निहारिका को पुनीत के देसी होने से चिढ़ होने लगती है और वो किसी न किसी बात को लेकर पुनीत को सुनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका मंजीरे के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी सामने से पुनीत आकर कहता है, हमार धोती कुर्ता तो दे दो, हम तनिक बाहर से टहलाई। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हो। चाहो खुद निकाल लो। अब क्या हुआ, जब मैं बोलती थी समझ नहीं आता था, अब सही है। इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी बा, ये तो होत रहता है। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि हिंदी में बात किया करो। ये क्या है, क्यों गवारों की तरह बात करते हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल गवार लगते हो तुम। देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। कोई नहीं होता देसी का फैन, बस ये टीवी में ही अच्छा है। अरे तुम यहाँ से जा रहे थे ना, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा तुम लोगन के ना अच्छा लगा ये गाना तो कोनो बात नहीं, हम चलत हैं। निहारिका पुनीत की हमेशा हर किसी के आगे पुनीत के देसी होने पर बेइज्जती करती थी, लेकिन पुनीत को निहारिका की बातों का बुरा नहीं लगता था। वो निहारिका की बातों को मजाक में लेता था। कुछ दिनों बाद निहारिका के घर में निहारिका की सहेली रिया आती है और निहारिका से कहती है, अरे यार तू तो शादी के बाद भूल ही गई। नहीं यार, मैं कहाँ तुझे भूल सकती हूँ। ये सब छोड़ और अपने पति से तो मिलवा, मैं भी तो देखूं अपने जीजा जी को। हाँ ठीक है, रुक अभी बुला। निहारिका पुनीत को बुलाती है और रिया से मिलवाते हुए कहती है, इनसे मिल, ये है मेरे देसी सैया। देसी सैया, ये कैसा नाम है? अभी ये जब बोलेंगे ना तो खुद ही समझ जाएगी। सुनिए जी, जरा बोलना। रिया जी प्रणाम, हम निहारिका जी के पति। इसमें क्या देसी है, ये तो बड़ी ही तमीज से बात कर रहे हैं। रुक तो सही, पूरा तो सुन। हमका ता ई नहीं समझ आवत है कि निहारिका जी हमरे पर इतना काहे हंसत हैं। हम तो केवल देसी हैं, जानवर थोड़ी हैं। अरे वाह, तू तो सुबह शाम हंसती ही रहती होगी अपने देसी सैया के साथ। यार मैंने इनके देसी अंदाज को पसंद करके शादी तो कर ली, लेकिन अब इनको किसी से मिलवाने में मुझे बड़ी शर्म आती है। वो तो तू थी, इसीलिए सबको सच बता दिया, वरना किसी और के सामने होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। नाम बहुत ही अच्छा है, निहारिका का देसी सैया। तू भी मजाक उड़ा ले, तुझे यहाँ मैंने अपना दोस्त समझकर सब बताया, लेकिन तू भी बाकी सबकी तरह निकली। अरे तू बुरा क्यों मान जाती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। निहारिका और रिया की बातों को सुनकर वहीं खड़ा पप्पू आता है और बोलता है, भाभी अगर आपको इतना ही भैया के देसी होने से चिढ़ थी तो शादी क्यों की? अरे पप्पू कोनो बात नहीं है, निहारिका जी को हमारा देसी होना अच्छा नहीं लागत है तो बोल देती हैं,
इनमें कौन सा बड़ी बात है। सही तो बोल रहे हैं तुम्हारे भैया। आपको शायद पता नहीं है भाभी, भैया बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लेकिन वो आपकी तरह हर बात को चढ़ा बढ़ा कर नहीं बताते हैं। इतने ही पढ़े लिखे हैं तो ये देसी बनकर क्यों रहते हैं? आप भी तो बिल्कुल मॉडल बनकर रहती हो। जब आप लोगों को कोई टोकता नहीं है या कुछ बोलता नहीं है तो भैया के देसी होने पर क्यों बोल रही हो? लेकिन जब इन्हें बुरा नहीं लग रहा तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बुरा लगता है तो भी भैया आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बुरा ना लग जाए। और वैसे भी आप ये बताओ, शहर वालों की तरह कभी आपकी कहीं भी भैया ने आपकी तरह बेइज्जती की है? जी नहीं। तो यही तो फर्क है देसी लोगों में, वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं जबकि वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको तो बस अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। बात तो सही बोल रहे हैं ये। जीजा जी मुझसे भी इतनी तमीज से बात कर रहे थे। निहारिका को अपनी गलती समझ में आती है और वो पुनीत से कहती है, मुझे माफ कर दो। कोनो बात नहीं, आप और हम अलग थोड़े हैं और वैसे भी आपकी बातों का हम बुरा नहीं मानते। मुझे समझ आ गया है और अब मुझे अपने देसी सैया से कोई परेशानी नहीं है। पुनीत निहारिका को माफ कर देता है और निहारिका ये सब मंजीरी को भी समझाती है और उसके बाद निहारिका को पुनीत के देसी होने से कभी कोई परेशानी नहीं होती और पुनीत भी निहारिका से कभी देसी अंदाज में बात करता तो कभी शहरी अंदाज में और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।